आज का हमारा टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ये जो सिंबल्स है ना, आज के बाद केमिस्ट्री में आपके सिंबल के साथ ही बात होगी। 9 से लेकर अब जिंदगी में जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, सारी की सारी बात चलने वाली है सिंबल्स की मदद से। तो ये बिल्कुल बेस है आपका। ये चीज बिल्कुल आपके क्लियर होनी चाहिए, कौन से सिंबल्स हैं, कैसे केमिकल फॉर्मूले बनते हैं, क्यों बनते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें समझ गए तो आपकी आगे आने वाली सारी क्लासेस इजी हो जाएंगी। सबसे पहले जरा देखिए, जैसे कि अभी आगे बाकी बातें बाद में बताऊंगा। जैसे कि मैं बात करूं कार्बन की, कार्बन को हम डिनोट करते हैं सी से। अब अगर मैं कार्बन लिखूंगा, देखो कितना बड़ा वर्ड है, इससे बेटर सी लिख दो तो चीजें इजी हो जाती हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इतना बड़ा नाम है, लेकिन उसको हम सिर्फ ओ से डिनोट करते हैं। तो सिंबल से हमारी केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि हमें रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं। अब अगर मुझे ये लिखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो मुझे इतना बड़ा हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर जो मिलकर बनेगा वो अलग। समझ गए ना, इसलिए हम सिंबल्स में बात करते हैं। आ जाइए, सिंबल इज अ शॉर्ट मेथड रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग। इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फिगर और अ लेटर। किसी फिगर से या फिर लेटर से डिनोट किया जाता है। In the case of element symbols means a short method of representing the complete name of element। हम क्या कर रहे हैं, जैसे कार्बन की जगह पर सी लिख दिया, तो ये जो सी है वो पूरे कार्बन को डिनोट कर रहा है। इतने बड़े नाम को एक सिंगल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले भाई पूछे गए सिंबल्स कि, क्योंकि जो एटम्स थे, जो एलिमेंट्स थे, वो डिस्कवर होते चले जा रहे थे, धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे थे, तो उनके इतने बड़े बड़े नाम रखकर उनसे लिखना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो सोचा गया कि क्यों ना भाई इनके लिए हम सिंबल्स बना दें। तो सबसे पहले जो सिंबल बनाए थे वो बनाए थे डेल्टन ने। डेल्टन की आपको पता थ्योरी भी दी, बाकी भी बहुत कुछ किया। ठीक है, तो उन्होंने काफी कुछ केमिस्ट्री में अचीव किया है, और इन्होंने ही सबसे पहले सिंबल भी दिए थे। तो इन्हीं को बोलते हैं डेल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो जो डेल्टन थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल के बारे में सोचा या दिए। ठीक है, अब यहां पे जरा देखो, डेल्टन सिंबल फॉर एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट एज वेल एज वन एटम। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H डिनोट करते हैं, ये दो चीजों को डिनोट कर रहा है, एक तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसको, और हाइड्रोजन के एक एटम को भी डिनोट कर रहा है। अगर आपको सिंगल एटम लिखना है हाइड्रोजन का, तब भी आप H लिखोगे, और सिर्फ हाइड्रोजन लिखना है फिर भी आप क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। समझ गए। शुरू में सिंबल्स ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूं। जब डेल्टन ने सिंबल दिए थे हाइड्रोजन के लिए, उन्होंने क्या किया कि भाई एक सर्कल बनाया और बीच में डॉट लगा दिया, और उन्होंने कहा आज से हम हाइड्रोजन को ऐसे डिनोट करेंगे। कार्बन को सिंपली हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और उसको थोड़ा सा अंदर शेड कर देंगे, डार्क कर देंगे, और ऐसे ही छोड़ दोगे सिर्फ सर्कल बना के, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन। फॉस्फोरस ऐसे सर्कल बनाओ और फिर ऑडी का ऐसे सिंबल बना दो। ठीक है, मर्सिडीज का, सॉरी मर्सिडीज का, ऑडी का नहीं, मर्सिडीज। आयरन के लिए बीच में आई लिख दिया, सिल्वर के लिए एस लिख दिया, लेड के लिए एल लिख दिया, कॉपर के लिए सी लिख दिया। अब एक बात बताओ, अगर मुझे गोल्ड लिखना है तो मैं पहले सर्कल बनाऊं, फिर ऐसे डिजाइन बनाता रहूं, इतनी देर में मैं गोल्ड ही ना लिख दूं। समझ रहे हो ना। तो इनके जो सिंबल्स थे वो इतने ज्यादा कन्वीनियंट नहीं थे। स्टार्टिंग में तो कंसीडर कर लिया गया, चलो ठीक है ऐसे बना लेंगे, लेकिन बाद में देखा गया कि भाई ये इतने कन्वीनियंट नहीं है, उससे इजी तो हमारे लिए नाम लिखना पड़ रहा है, तो इससे बेटर ये है कि नाम लिख दो, है ना। तो फिर क्या हुआ, डेल्टन सिंबल्स फॉर एलिमेंट वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। पहली बात तो डिफिकल्ट था ड्रॉ करना, और इनकन्वीनियंट था यूज करना। सो डेल्टन सिंबल्स आर ओनली दी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ये बस हिस्टोरिकल में पहले ऐसे हुआ था, उसके बेसिस में आपको बताया जाता है। ठीक है, अदरवाइज कोई यूज नहीं है इनका। यूज किसका है, आ जाइए। मॉडर्न सिंबल में क्या होगा, कोई भी एक आप एलिमेंट लिखेंगे, हाइड्रोजन, उसका या तो फर्स्ट लेटर ले लिया जाएगा, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, जैसे कि किसकी बात करें हम,
कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट को CO से डिनोट करते हैं, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। हीलियम, हीलियम के लिए क्या करते हैं, He लिखते हैं। तो हम करेंगे क्या, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में M और G लेते हैं। तो जब भी हम सिंबल बनाएंगे तो या तो हम फर्स्ट लेटर लिखेंगे या फर्स्ट 2 लेटर्स लिखेंगे, या फिर हीलियम में फर्स्ट 2 लेटर या फर्स्ट और थर्ड लेटर को ले लेते हैं। यह सिंबल बनाने का तरीका। लेकिन अब बात यह आती है भाई ऐसा क्यों, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा भाई। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट एंड अनदर लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर ले लो और एक और कोई लेटर ले लो। जैसे मैग्नीशियम में फर्स्ट और थर्ड लिया गया है, समझ गए। और ये जो सिंबल्स हैं कई बार तो इनके फर्स्ट और कोई और एक लेटर लेकर बनाया गया है। जैसे कोबाल्ट को CO से बनाया गया है, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हम बात करें सोडियम की, सोडियम का आपको लग रहा होगा या तो S है या SO है, ये दोनों ही नहीं है। सोडियम का सिंबल होता है Na, बिल्कुल अलग। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई सल्फर के लिए S ऑलरेडी यूज कर लिया गया था, सिलिकॉन के लिए Si ऑलरेडी यूज कर लिया गया था। अब SS से कितने बना दोगे, सारे SS से बना दोगे क्या। तो जो सोडियम है उसका नाम लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। ये जो लैटिन होती है ना, लैटिन वर्ड, ये डेड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ग्रीक और लैटिन आप देखोगे, पढ़ोगे जब केमिस्ट्री वगैरह या बाकी जगह, कि ये जो ये जो लेटर लिया गया, ये जो वर्ड लिया गया, ये सिंबल दिया गया, ये ग्रीक लैंग्वेज से या लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस है। डेड लैंग्वेज का मतलब समझते हो, जिनका आज की डेट में कोई भी यूज नहीं। अगर ऐसी लैंग्वेज से आप कोई वर्ड लेकर आओगे जिसका कोई यूज ही नहीं है आज की डेट में, तो एक नई चीज मिलेगी, समझ रहे हो ना। और नई चीज को याद रखना इजी हो जाता है, कि कोई आपको यूनिक चीज देखने को मिल जाए। एक ऐसा बंदा दिख जाए जिसका सर पीछे है, सोचो याद रह जाएगी नहीं रह जाएगा। और भाई साहब उसकी तो बॉडी अलग थी यार, सर पीछे था उसका। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब कोई यूनिक चीज दिखती है तो वो चीज आपको याद रह जाती है। इसीलिए मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एन एलिमेंट गिवन बाय स्वीडिश केमिस्ट J.J. बर्जीलियस। भाई अरे खतरनाक खतरनाक से नाम रखते हैं ये लोग, बर्जीलियस, ठीक है। ये है मॉडर्न सिंबल्स। जैसे कि एल्यूमिनियम को आज से हम Al लिखेंगे, ठीक है। कहीं पर भी Al लिखा हुआ है इसका मतलब एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, और साथ के साथ 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आर्गन, बेरियम, बोरोन, ब्रोमाइन एंड कैल्शियम एंड सो ऑन। ये सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा मैं जैसे बोलूंगा भाई हाइड्रोजन का बताओ, आप बोल दोगे H। मैं जैसे ही बोलूंगा कार्बन का आप बोलोगे C, मैं बोलूंगा कोबाल्ट आप बोलोगे CO, मैं बोलूंगा मैग्नीशियम आप बोलोगे Mg, मैं बोलूंगा लेड आप बोलोगे Pd। समझ आ रही बात है नहीं। तो सारे सिंबल्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, और आज ही कर लेना, वरना आगे आने वाली क्लासेस और आगे आने वाली और मतलब 10th 11th वाली क्लासेस समझ में नहीं आया, समझ गए। क्योंकि जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, कई बार मैं करता हूं ना कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ और H2O बना लिया। भाई साहब अभी तो ये मैं ऐसे जान के ले रहा था लेटर्स जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने 7th 8th क्लास में सीखे थे थोड़े बहुत सिंबल्स, लेकिन आज तक आपने आयरन का नहीं देखा होगा। आयरन का क्या सिंबल होता है, Fe। समझ में आ रही बात या नहीं। जब आयरन की रिएक्शन होगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। आयोडीन पे कर दिया क्या मैंने क्लिक, ये रहा, कोई बात नहीं। आयरन पे, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, ठीक है। गलत थोड़ा सा बोला, मां की तो गलत हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए। कॉपर का CO नहीं होता, Cu होता है। गोल्ड का देखो आपको लगेगा G होगा, लेकिन होता क्या है, Au, ठीक है। सिल्वर का आपको लगेगा Si होगा, लेकिन होता है Ag, समझ गए। पोटेशियम का देखो आपको लगेगा P से शुरू होगा, बट होता किससे, K से, इसलिए सारे याद होने चाहिए। सोडियम का देखो, सिल्वर का देखो, समझ में आ रही बात या नहीं। तो ये सारे सिंबल्स याद करोगे।
ये देखो जरा, ये याद नहीं करना है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कई बार बोलता हूं ना, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ये है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिससे मिलकर ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी जो है ब्रह्मांड और सोलर सिस्टम या जो कुछ भी है सब कुछ बनाओ। समझ गए? अब इसमें टोटल है 102 लिखे हुए हैं, बट एक्चुअल में 118 होते हैं। इसका फंडा थोड़ा अलग है, 20 से निकाल के लिखा गया है इसको। ठीक है, तो इस टेबल को भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना, बस बता रहा हूं। तो जब आप 11th क्लास में जाओगे ना, तो 4 चैप्टर्स मिलेंगे। एक मिलेगा एस ब्लॉक, उसमें सिर्फ ये 2 लाइनें पढ़नी है आपको। अब सोचो पूरा चैप्टर सिर्फ 2 लाइनों पे पढ़ना है, आपको पूरे याद हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? समझ में आ रही बात या नहीं? इसके साथ आपको पी ब्लॉक मिलेगा जिसमें सिर्फ इतने एलिमेंट्स पढ़ने हैं। तो आपको अपने आप ही सारी पूरी की पूरी टेबल मुझे याद थी, पूरी पूरी टेबल बना लेता था मैं। अब तो मैं सिर्फ 9 10 को पढ़ाता हूं तो भूल गया। 11 12 में मुझे पूरी टेबल याद थी, मुझे क्या सारे बच्चों को ही। और इसे बनाने का तरीका बताते हैं, थोड़ा फनी है, बता दूं क्या मैं आप लोगों को मस्ती के लिए? है ये वाला देखो जरा, इसको बोलते थे बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ऐसे याद करवा देते हैं। ठीक है, और क्या था? बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे। ठीक है, और कौन सा था? ये वाला बताता हूं चलो छोड़ो बड़े मस्त मस्त थे, नहीं रहने दो वो टीचर थोड़े फनी थे, कुछ भी बोल देते, मैं नहीं बोलता, मुझे थोड़ा सही नहीं लगता है। हाँ जी, तो अब आप इतना याद रखना कि वो थे आपके सारे के सारे 118 एलिमेंट्स जो आपको याद नहीं करने हैं, सॉरी, आपको पीछे वाली जो वो थी सिंबल वो याद करने हैं थोड़े बहुत। ठीक है, सारे नहीं करने। तो अब जरा देखिएगा कुछ बातें। क्या वो भाई, अब आ जाओ जरा, देखो कार्बन के लिए हम सी यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे कार्बन नहीं कैल्शियम आएगा। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी ए। क्लोरीन के लिए हम सी एल यूज करते हैं। कॉपर के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी यू। अब आप ये बताओ ऐसे कितने सारे आप लिखोगे? ठीक है, अब यहां पर ये कहां से लिए गए? ये तो लिया गया इंग्लिश नेम से, कार्बन ना इंग्लिश नेम से लिया गया है। ठीक है, और कैल्शियम भी किससे लिया गया? फर्स्ट और सेकंड लेटर से लिया गया इंग्लिश के, क्योंकि कैल्शियम किससे शुरू होता है? सी ए से। यहां पर क्लोरीन देखो फर्स्ट और थर्ड लेटर से लिया गया, सी और एल। कॉपर देखो होना चाहिए था सी ओ या सी पी, बट है क्या? सी यू। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट और सेकंड लेटर जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। कॉपर को लैटिन लैंग्वेज में कप्रम बोलते हैं, या क्यूप्रम, जो भी देख लेना भाई, मुझे तो पता नहीं, मुझे लैंग्वेज थोड़ी ना आती है। क्यूप्रम मान लो। तो वहां पर सी यू से स्टार्ट होता है कॉपर का नेम, इसीलिए यहां पर सी यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वो हैं जो थोड़े से यूनिक हैं। एल्यूमिनियम का एल, आर्गन का एआर, बेरियम का बीए, मतलब जो पीछे लिखे हुए हैं आपको ये सारे के सारे याद होने चाहिए। करीब 20 है ना, 20 से 25 हैं। ठीक है, ये आपको सारे के सारे सिंबल्स याद होने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में इनका मैं यूज करूंगा। समझ में आ रही बात या नहीं? आपकी बुक में भी है, और जो एकेडमी की साइट से दी गई है बुक, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। अब ये जरा देखो, सोडियम का ये थोड़े अतरंगी से हैं, इनको अलग से टेबल बना के मैंने आपको बताया है। सोडियम का होता है Na। अब आप सोचोगे सोडियम एस से शुरू हो रहा है, Na क्यों? क्योंकि एस से बहुत सारे ऑलरेडी सिंबल ले लिए गए थे, तो ये जो सिंबल लिया गया वो नेट्रियम से लिया गया, क्योंकि सोडियम का नाम लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है? नेट्रियम। तो नेट्रियम में स्टार्टिंग में आता है Na, इसीलिए Na लिखा जाता है। पोटेशियम का नाम होता है कैलियम, इसीलिए के लिखा जाता है, एंड सो ऑन। आयरन के लिए Fe, कॉपर के लिए Cu, सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए Au, मरकरी के लिए Hg, लेड के लिए Pb, एंड सो ऑन।
ये थोड़े से अतरंगी हैं, यहां पे कंफ्यूजन होती है, इसलिए इनको याद भी करना है और लिख लिख कर प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है, और कैसे याद करोगे मैं आपको बताऊंगा। बुक में ना टेबल दी हुई है 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ऑर्डर वाइज याद करना। ऑर्डर वाइज याद करने से फायदा यह होगा कि आपको एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया 1। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ होगा हीलियम, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया 2। थर्ड नंबर पे होगा लिथियम, तो आपको नाम याद हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल ऑर्डर वाइज करना, ये नहीं जैसे इस टेबल में आगे पीछे लिखे हुए हैं वैसे नहीं, आपको ऑर्डर वाइज याद करने हैं। तो आपकी दो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, एक तो सिंबल और दूसरा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आ जाइए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। मैं आपको पहले सिंपल तरीके से थोड़ा समझा दूं, इस पे बाद में आते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, फिर ये जो भाई अंग्रेजी लिखी हुई है इस पे भी आएंगे। भाई बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस, प्लस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, एज सच प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं। इसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स, चलो मैं प्रोटॉन्स को दिखा देता हूं इन ग्रीन कलर से, और कुछ होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन चलो मैं व्हाइट कलर से दिखाता हूं, 1 2 3 4, चलो 5 दिखा देता हूं, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने इक्वल लिखे हैं 5 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये जो येलो वाली लाइन दिख रही है ना, ये एक्चुअल में होते ही नहीं, आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जैसे मैग्नेट जुड़ी हुई होती है ना, वैसे ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि ये मान लीजिए सन है और उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स। ज्यादा हो गया, 9 लिख दिए क्या? 8, सेकंड में 8 आ सकते हैं, और थर्ड वाले में चलो मैंने 2 लिख दिया है, ऐसे मान लो। वैसे मैग्नीशियम हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है, वो आप बाद में समझोगे, बट अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया है रैंडमली, मुझे इसका मास निकालना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास ना के बराबर होता है, इसको इंक्लूड करो ना करो डजंट मैटर। जैसे कि आप पॉलिथीन लेने, जब आप कोई सामान लेने जाते हो तो पॉलिथीन भी तो देते हैं, लेकिन अगर वो वेट कर रहा हो तो डायरेक्टली 1000 ग्राम लिखकर आ जाए, कभी आपने उससे बहस की है कि भाई पॉलिथीन का तो वेट आपने लगाया ही नहीं? क्यों? क्योंकि आपको पता है उसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है, वेट उसका ना के बराबर, कोई फायदा है नहीं बहस करने का, है ना। इसीलिए मैं जब मास निकालूंगा इसका, तो मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि इसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम है। तो पूरा का पूरा जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो कैसे होता है? वो निकलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहां पे ग्रीन वाले जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 हैं प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5 हैं। अगर 6 होते तो मैं 6 लिख देता, क्योंकि 5 है तो मैं 5 लिख रहा हूं। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया? 10U। U क्या है इसका? यूनिट। तो बेसिकली आपको अगर एटॉमिक मास निकालना है तो न्यूक्लियस में जाइए और देखिए कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सा हो गया कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बताइए, क्लियर है? एनी डाउट? अब इससे पहले, यहां तक पहुंचने से पहले आपको कुछ और बातें सीखनी है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। आपका सिंपल जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
अब शुरू करते हैं। देखिए जरा, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज वेरी स्मॉल। ऑब्वियस सी बात है, मेरे यहां पर ना मिलियंस ट्रिलियंस एटम्स प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, मुझे फील भी नहीं हो रहा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एटम का मास इतना ज्यादा कम है कि इतने सारे एटम्स मेरे बॉडी पे मौजूद हैं, लेकिन तब भी मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो अब आप इससे खुद समझ सकते हो कि जो एटॉमिक मास होता है एक एटम का, वो बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, कितना होता है भाई? जरा बताओ, कुछ नंबर तो बताओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। तो एक हाइड्रोजन का जो मास है ना, वो है 1.673 इंटू 10⁻⁻24। कितना? -24। -24 का मतलब है 1.637 डिवाइडेड बाय, ये नेगेटिव है ना, नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और नीचे पॉजिटिव का मतलब है यहां पे 24 जीरोस लगा दो। 24 जीरोस लगाने का मतलब है 0.000000 लगाते रहो जीरोस, ऐसे जीरोस लगाते रहो, फिर कहीं जाकर 1673 ग्राम आएगा। ये 1 ग्राम भी नहीं है, 0.0000 कितने, ऑलमोस्ट 23 जीरोस लगाने के बाद ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इतना बड़ा नंबर लिखने के लिए मुझे इतनी जगह चाहिए, इसलिए शॉर्ट में ऐसे लिखा गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या बात समझ में आ रही है? फील कर पा रहे हो कितना ज्यादा कम है? ये होता है मास ऑफ वन हाइड्रोजन, यह है एटॉमिक मास। लेकिन ये ग्राम एटॉमिक मास है, आपको इसका मास 1U लेना है, आगे आप पढ़ोगे। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। आपको इतना खतरनाक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 याद करना है। ठीक है, अब देखिए आगे। लेकिन अगर आप ये लोगे तो ये नॉट कन्वीनियंट टू यूज इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी भाई। कैसे करोगे? तो इसको कंपेयर किया गया। देखो, कोई ना कोई चीज हमें चाहिए होती है कंपैरिजन के लिए। जैसे मैं कहूं भाई, ये दोनों बच्चों में से ये पढ़ने में तेज है, ये पढ़ने में ज्यादा तेज है। ठीक है, तो इस केस में मुझे दोनों बच्चों को कंपेयर करना पड़ा, दो बच्चे चाहिए मुझे कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी कि किसका मास कितना ज्यादा है कितना कम है, यह कैसे पता चलेगा? कंपैरिजन करके। यहां पर जो कंपैरिजन है वो किया जाता है कार्बन 12 से। अब ये कार्बन 12 कौन सी बला है? ऐसा कार्बन जिसका मास 12 होता है उसको कार्बन 12 कहते हैं। समझ में आ गई बातें? ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है उसको कार्बन 12 कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताया था नहीं लास्ट क्लास में, ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके मास कम ज्यादा होते हैं, बताया था नहीं बताया था? इस कार्बन के अंदर 6 होते हैं प्रोटॉन एंड 6 होते हैं न्यूट्रॉन। अभी मैंने आपको मास, एटॉमिक मास बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दोगे, फिर जो आपका आंसर आएगा वही होगा आपका एटॉमिक मास। इसी तरीके से इस वाले कार्बन का एटॉमिक मास कितना आता है? 12। ठीक है, कार्बन 12 एटम हैज बीन असाइंड एन एटॉमिक मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू भी आप कहीं भी देखोगे लिखे हुए, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर कहीं पर 12 एएमयू लिखा हुआ है या फिर सिर्फ 12U लिखा हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, नाउ this means that carbon 12 atom has been assigned an atomic mass of exactly 12U, 12 यूनिट्स। ठीक है, इसी को 12 AMU भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। तो देखो जरा समझो, ध्यान से समझना थोड़ा, इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ऊपर वाले पास 12 एटॉमिक मास जो है वो कार्बन 12 के एटॉमिक मास के इक्वल है। 12U जो है वो किसके मास के इक्वल है? कार्बन 12 के इक्वल है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अगर मैं 1 एटॉमिक मास निकालना चाहूं, 1 एटॉमिक मास, तो ये देखो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा?
इसका मतलब यह है कि 1 एटॉमिक मास जो है कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो मास आएगा वो 1 यूनिट आएगा। अब आप खुद भी समझिए, खुद समझो जरा कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है 12। अगर आप उसको 12 से ही डिवाइड कर दोगे तो आंसर 1 आएगा या नहीं आएगा? तो इसका मतलब यह है कि मास ऑफ कार्बन 12 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट मिलता है। समझ आ रही बात या नहीं? बस इतनी सी बात है, इसकी कुछ ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। इसी चीज को दोबारा से लिख दिया है कि 1U या 1AMU जो है वो 1/12 ऑफ द कार्बन 12 है। 1/12 ऑफ द कार्बन 12 का मतलब यह है कि कार्बन 12 का जो भी मास है उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आपको मास मिलेगा वो 1U के इक्वल होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? The atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 units। तो आज के बाद किसी भी एटम का मास जब निकाला जाएगा तो वो किसके कंपैरिजन में निकाला जाएगा? कार्बन 12 के कंपैरिजन में निकाला जाएगा, क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। यहां पर किसका यूज किया गया है? कार्बन का यूज किया गया है। ठीक है, तो 1U जो है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 के इक्वल होता है। U का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। U का मतलब क्या है? यूनिट्स जैसे बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। हम सिंपल यूनिट बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो किसी भी कार्बन का किसी भी एलिमेंट का जब मास निकाला जाएगा तो वो ये बताएगा कि वो एलिमेंट कार्बन से कितना ज्यादा हैवी है, कितना ज्यादा लाइट है। जैसे कि मुझसे आप कंपेयर करोगे तो भाई आप लोगों का सभी का वेट मुझसे कम होगा, ठीक है, और अगर कहीं और बड़े लोगों में चले जाओगे तो वो मुझसे ज्यादा हैवी होंगे। तो किसी भी इंसान का वजन मुझसे कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो किससे कंपेयर किया जा रहा है? मुझसे कंपेयर किया जा रहा है। इसी तरीके से यहां पर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास कितना ज्यादा है, कितना कम है, वो किससे कंपेयर किया जाएगा? कार्बन 12 से। ठीक है, यहां से कुछ आता नहीं है, बस बुक में दिया हुआ है तो बताना पड़ता है। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम का जो मास है वो 1/12 ऑफ द कार्बन 12 के से 24 टाइम्स ज्यादा है। मतलब कार्बन 12 का मास होता है 12, इसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कितना आ रहा है? 1। फिर ये जो मास आया है उससे कंपेयर किया गया है 24 टाइम्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कहूंगा इस पर ध्यान देने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो हमारे काम की चीज है उस पर आते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा यूज नहीं। आप ये आ गई जी काम की चीज, ये काम की चीज आ गई, आपको ये याद रखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का एंड सो ऑन। आपको ये सारे मास याद करने हैं। अब आप ये पता कहां से याद करोगे? आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, उसमें एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है और सिंबल है, उनको आप ऑर्डर वाइज याद करना। तो पहले नंबर पे होगा हाइड्रोजन, उसका मास 1, फिर आएगा कौन सा? हीलियम, उसका मास 4। समझ आ रही बात या नहीं? तो आप जब ऑर्डर वाइज करेंगे तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। ये टेबल में देखो, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आना था, वो है ही नहीं, डायरेक्टली कार्बन है। तो आपके जो ब्रेन में स्टोरेज होगी वो रैंडम नंबर्स की हो जाएगी, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप डायरेक्टली जाएंगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, वहां पे बिल्कुल ऑर्डर वाइज याद करोगे। समझ गए? बट ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपको मास की जरूरत पड़ती है, एटॉमिक मास की। ठीक है, वरना कर नहीं पाओगे। अब ध्यान दीजिएगा,
द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर IUPAC। जैसे हमारे घरों में कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका नामकरण के लिए हम पंडित जी के पास ले जाते हैं, बताओ भैया इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए, हैं, जिससे ये अमीर बन जाए। लेकिन जब केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है न्यू, तो फिर कौन डिसाइड करता है नेम? IUPAC। अब ये पंडित जी तो है नहीं, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला सारे रूल्स बना दिए कि जब कोई नया कंपाउंड डिस्कवर को तो अपने आप ही नाम रख लेना। समझ में आ रही बात या नहीं? तो उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग नेमिंग होती है जब भी कोई न्यू कंपाउंड डिस्कवर किया जाता है। तो आपको IUPAC के ऑफिस में ले जाके दिखाने की जरूरत नहीं, ये राजी नया डिस्कवर कंपाउंड है, इसका बताओ क्या नाम रखें, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने रूल्स बनाए हैं, उसके बेसिस पे अपने आप नाम रख लोगे। ये आपको 11th-12th क्लास में सिखाया जाएगा कि कैसे नेमिंग होती है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब क्या यूज है, कोई भी एक एलिमेंट है उससे हमें किन किन चीजों के बारे में पता चलता है वो देखिए जरा, ठीक है। जैसे कि सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक एलिमेंट के नाम को। जैसे मैंने C लिख दिया तो ये क्या है? कार्बन। आपको अपने आप पता चल गया या नहीं चल गया? तो सिंबल लिखते ही उस एलिमेंट का नाम भी आ जाता है। सेकंड, साथ के साथ हमें यह भी पता चलता है कि अगर आपने C लिखा हुआ है तो 1 एटम ऑफ कार्बन है, कार्बन का सिर्फ एक एटम है। C क्या दिखा रहा है? एक तो ये कार्बन है और कार्बन का सिर्फ एक एटम है। अगर उससे ज्यादा होंगे तो लिखने पड़ेंगे कितने एटम्स हैं। समझ गए? ये थोड़ा समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या करें? सिंबल रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। 1 मोल का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे बोला कि मैं 1 पेयर ऑफ शूज लेकर आया, तो आप बताओ इसका मतलब कितने शूज लेकर आया मैं? है? अरे दो ना, जोड़े में आते हैं ना। पेयर का क्या मतलब होता है? जोड़ा। तो मैं एक शूज नहीं लेकर आया, 2 शूज लेकर आया, एक लेफ्ट वाले के लिए, एक राइट वाले के लिए, वरना एक पे ऊपर हो जाऊंगा, एक पे नीचे हो जाऊंगा। समझ गए? अगर मैं आपसे कहूं बेटा जाओ और 1 डजन, स्पेलिंग सही है, 1 डजन जाके बनाना लेकर आओ, तो आप कितने लेकर आओगे बताओ? भाई 1 पेयर का मतलब होता है 2, 1 डजन का मतलब होता है 12। ऐसे ही सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1 सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100। ये अपने आप बता दिया नहीं बता दिया? आज से याद रखना कि कभी मैं 1 मोल बोलूंगा तो ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻22 होता है, 23 होता है, देख लेना भाई। 23, हाँ 23 होता है, 23। ध्यान दो जरा, 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बस इतना फर्क है। 1 पेयर का मतलब 2, 1 डजन का मतलब 12, 1 सेंचुरी का मतलब 100। वैसे ही 1 डजन का मतलब होता है, सॉरी 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। समझ आ गई बात? है नहीं, बस नंबर बढ़ा है। इससे क्या फायदा है जरा समझिए। जैसे कि एक कार्बन का मास होता है 12U, एक कार्बन का मास, लेकिन अगर आपने इतने कार्बन उठा लिए ना एक साथ, तो इसका मास पता कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। जब आप खरीद के लाते हो 12 ग्राम कोई चीज, अगर मान लीजिए कार्बन खरीद के लेकर आओ 12 ग्राम एग्जैक्टली, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप कितने कार्बन खरीद के लेकर आए हो? 1 मोल, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, पावर पावर पार जो भी हो। एक बच्चे का कमेंट आया था, पार नहीं पावर, एक्चुअल में डब्ल्यू साइलेंट होता है, तो मोस्टली टीचर्स पार ही बोलते हैं। पावर बोल रहा है, पावर बोलो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जो कार्बन है वो एक तो एलिमेंट को भी डिनोट करता है, नेम ऑफ द एलिमेंट, साथ के साथ 1 एटम को भी डिनोट करता है, और साथ के साथ उसको 1 मोल के लिए भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि जरूरत कैसी है। अगर मुझे
मास की जरूरत है तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मुझे मोल में जरूरत है तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंट द डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप कार्बन लोगे, हमेशा कार्बन का मास कितना रहेगा, 12। तो जो एक सिंबल है वो एक डेफिनेट मास बताता है। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, तो ये कितने मास को डिनोट कर रहा है, 1U। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और मास कितना होता है, 16। तो जो एक सिंबल है वो अपने नाम को भी डिनोट करता है, एक एटम को भी डिनोट करता है, 1 मोल को भी डिनोट करता है, और साथ के साथ डेफिनेट एटॉमिक मास को भी डिनोट करता है। समझ में आ रही बात यानी, ये सारी चीजें हैं। कितना टाइम हो गया भाई, 40, अभी तो टाइम है। एग्जाम्पल ये बताने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ कि कार्बन अपने नाम को भी डिनोट कर रहा है, 1 एटम ऑफ कार्बन को भी डिनोट कर रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन को भी डिनोट कर रहा है। कार्बन 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, और साथ के साथ कार्बन क्या डिनोट कर रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये सारी चीजों को एक साथ डिनोट कर रहा है। ये समझो जरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स, एग्जिस्टेंस मतलब एटम्स मिलते कैसे हैं। जब हम डिस्कवरी करते हैं तो एटम्स कैसे मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तो होती है नॉवल गैसेस, जो किसी के भी के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो अनरिएक्टिव होती हैं, इसीलिए वो फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हीलियम, जैसे कि आर्गन, क्रिप्टन। ठीक है, ये लिखे हुए हैं। हीलियम क्या है, एक नॉवल गैस है, ये किसी के भी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। नियोन, ये भी नॉवल गैस है। आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉवल गैसेस हैं। ये अनरिएक्टिव होते हैं, कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री मतलब जो किसी के साथ कंबाइंड ना हो। इसके बाद atoms of most of the elements are chemically reactive, so they are found in nature combined state। ठीक है, कुछ एटम्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जो रिएक्ट कर जाते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे H2O। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी रिएक्टिव है, ऑक्सीजन भी रिएक्टिव है, इसीलिए आपस में रिएक्ट कर गए, तो ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। जब ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे तो ये 2 वेज में मिलते हैं। या तो मिलेंगे ये आयंस की फॉर्म में, आयंस मतलब जैसे कि Na+, ये क्या है, एक आयन है। जैसे Cl नेगेटिव, ये क्या है, एक आयन है। या तो फिर वो आयंस की फॉर्म में मिलेंगे या वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलेंगे। जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे या फिर आयंस की फॉर्म में मिलेंगे। जब कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, और उनके ऊपर जब चार्ज होता है, प्लस या माइनस का चार्ज होता है, तो इनको बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं, आयंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां से हमने ये सीखा, या तो ये फ्री स्टेट में मिलेंगे, अगर फ्री स्टेट में मिल रहे हैं इसका मतलब वो नॉवल गैसेस है, वो अनरिएक्टिव होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो दो तरीके से मिलेंगे, या तो वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे जिसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, या फिर वो आयंस की फॉर्म में मिलेंगे। आयंस में कैसे पता चलेगा, उसके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज होगा। समझ में आ रही बात या नहीं। अब क्या है नेक्स्ट, इतने किया जाए, आगे और थोड़ा पढ़ा दिया जाए। मॉलिक्यूल्स ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, आज इतना ही करो। बताओ कोई दिक्कत। हाँ जी भाई, क्लियर है, नोट कीजिए।